वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमको बात करनी है सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2014, राइट। ये रेगुलेशन बहुत काम का है। एग्ज़ाम में मिनिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जामिनर कंपलसरी पूछता है। कंसेप्ट क्या है हमारा, ये हम एक शब्द में ख़त्म करें तो बेसिकली ये बात कर रहा है ईसॉप की, राइट। आपने सुना होगा ईसॉप क्या होता है। सब एम्प्लॉयज़ हमारी कंपनी में जो होते हैं, जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो कंपनी छोड़कर ना जाएं, इस पर्पस के लिए कंपनी उनको एक्स्ट्रा शेयर्स अलॉट करती है एट अ डिस्काउंट प्राइस। उस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं यार, ईसॉप। बट इस रेगुलेशन 2014 में हमको ईसॉप के साथ में हमको दूसरी चीज़ें भी पढ़ना है। सिर्फ फॉर एग्जांपल ESPS, SAR, GPS, RBS, राइट। अलग अलग 5 तरह की स्कीम्स इस रेगुलेशंस में बताए हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करें हम। ये रेगुलेशन बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से, राइट। फर्स्ट पॉइंट, अ कंपनी वांट्स टू retain the talents to the top talents to, that is employees and directors in the company, those working for the future success of the organization, right। So basic इंट्रोडक्शन ऑफ ESPS या ESOP का या शेयर बेस्ड एम्प्लॉयज़ पेमेंट का ऑप्शन क्या है कि भाई हमारी कंपनी में जो टॉप टैलेंट है कंपनी में, वो मेरी कंपनी को छोड़कर ना जाए, उनको हम लुभाने के लिए कोई ना कोई चीज़ ऑफ़र करते हैं। और क्या ऑफ़र करते हैं? कंपनी के शेयर्स। अब अगर मेरी कंपनी का शेयर 1000 रुपये का है और अगर मैं 1000 रुपये में दे रहा हूँ तो वो टॉप टैलेंटेड एम्प्लॉय वो शेयर्स नहीं लेगा, राइट। तो लॉ ने बोला आप कौन सी प्राइस पर दोगे यार, आप लो प्राइस पर दोगे या आप कंसेशनल प्राइस पर शेयर्स ऑफर करोगे। ये कंसेप्ट है किस चीज़ का, राइट, ईसॉप का बेसिकली। For the purpose of holding this concept, so law has prescribed, SEBI has prescribed a new regulation that is called Share Based Employee Benefit Regulation 2014। इस रेगुलेशन में हमने बेनिफिट दिया है एम्प्लॉय को शेयर का बेस लेकर, मतलब हम शेयर्स के रूप में आपको बेनिफिट देंगे, कोई कैश मॉनेटरी इंसेंटिव नहीं मिलने वाला है, राइट। किसी तरह का प्रमोशन नहीं मिलने वाला है। हम आपको रिटेन करना चाहते हैं, आपको शेयर्स ऑफर करके, वो भी एट अ कंसेशनल प्राइस और एट अ लो प्राइस। इस कंसेप्ट के लिए इन्होंने 2 कंसेप्ट लेकर आए हैं बेसिकली। एक है आपका ESOS और एक है आपका ESPS, राइट। ESOS और ESOP, आप इसको ESOP भी बोल सकते हैं। चलो ESOS क्या होता है? एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम। एम्प्लॉयज़ आर गिवन एन ऑप्शन। एम्प्लॉयज़ को हमने क्या दिया है यार, हमने उनको ऑप्शंस दिया है टू परचेज शेयर्स। क्या लेने का ऑप्शन दिया है? शेयर्स लेने का एट अ लेटर डेट, एट अ फ्यूचर डेट, एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। प्राइस हमने आज डिसाइड कर ली, बट आपको शेयर्स लेने का अधिकार कब है? आपको शेयर्स लेने का राइट कब है? फ्यूचर डेट में, विच इज़ यूजुअली लोअर देन द करेंट मार्केट प्राइस, राइट। जो करेंट मार्केट प्राइस से कम होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी की मार्केट प्राइस है 1000 पर शेयर, राइट। 1000 रुपये का पर शेयर है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है मेरी कंपनी का, और उसकी करंट मार्केट प्राइस कितनी है? 1000। मेरी कंपनी ने मिस्टर ए को ऑफ़र दिया कि भाई आप हमारी कंपनी में 3 साल और काम करें, 3 साल के बाद हम आपको जो ये शेयर 1000 रुपये का चल रहा है, ये आपको हम 600 रुपये के 10 शेयर देंगे, राइट। तो इनडायरेक्टली उस पर्सन को 4000 रुपये का बेनिफिट पड़ गया। अरे भाई बेनिफिट कितना है यहाँ पर? 400 रुपीज़। 1000 रुपये का CMP है, 600 रुपये में ऑफ़र किया तो 400 रुपये पर शेयर का बेनिफिट है। तो इस तरीके से एम्प्लॉय को लुभाने की कोशिश की जाती है इस कंसेप्ट में। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट, आप बोलोगे कि सर ये बताएं यार, अगर बाई चांस 3 साल बाद वो शेयर की प्राइस ही 300 रुपये में हो जाती है, बहुत ध्यान से, इस पर्सन को राइट है ये शेयर लेने का। 3 साल बाद अगर उसकी प्राइस बाय डिफ़ॉल्ट 400 रुपये से कम हो 600 रुपये से कम हो जाती है तो वो अपना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा। बट हाँ, जो सर्विसेज दी हैं कंपनी में वो तो हो गई, बट उसको एज सच कोई लॉस नहीं होगा, राइट। चल एक और कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड ESPS, एम्प्लॉयज स्टॉक परचेज स्कीम, राइट।
इसमें क्या होगा साहब, जब मेरी कंपनी आईपीओ लेकर आई है, जब मेरी कंपनी पब्लिक इशू लेकर आई है, उसके साथ में ही हमने एम्प्लॉयज़ को कुछ शेयर दे दिया ताकि आप वो शेयर परचेज कर लो। वो कंसेप्ट क्या होता है आपका, ESPS, एम्प्लॉयज़ स्टॉक परचेज स्कीम। दे नीड टू परचेज दैट शेयर्स। Employees are given an option to purchase shares on a spot at a discount price। याद रखना यार, ESOP, ESPS एंड ESOS में दोनों में आपको डिस्काउंट पे शेयर मिलेगा, बट यहाँ पर आपको कब लेना है शेयर, लेटर डेट, बट प्राइस आज डिसाइड है। यहाँ पर आपको शेयर्स कब लेना है, आपको आज परचेज करना है एट अ डिस्काउंट प्राइस। नाउ ये जो रेगुलेशन है बेसिकली सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉयज़ बेनिफिट रेगुलेशन 2014, और क्या क्या कवर होता है इससे वो हमें बात करनी है। तो सब सेक्शन 2 क्लॉज 60 सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 है कंपनीज एक्ट का, जो इस कंसेप्ट को डील करता है। अ कंपनी कैन ऑफर शेयर्स टू एम्प्लॉयज़ अंडर अ स्कीम ऑफ employees stock option by passing special resolution। You need to pass the special resolution and comply with the specified conditions, right? जो भी कंडीशन 62 सेक्शन 62 सब सेक्शन 62 में मेंशन है, वो कंडीशंस आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी। एक बात, in case of listed company they also needs to comply one more regulation, that is called share based employees regulation benefit regulation 2014। एंड अनलिस्टेड कंपनी के लिए थोड़ा सा अलग प्रोविज़न है कि भाई अनलिस्टेड कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स फ्रेम किए हैं। अरे भाई अनलिस्टेड कंपनी ये रेगुलेशन फॉलो नहीं करेगी, राइट, उनको ये फॉलो नहीं करना है इनफैक्ट। बट अनलिस्टेड कंपनी को अगर अपने एम्प्लॉयज़ को ESPS या ESOP देना है तो लॉ ने बोला आपको रूल 12 ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल्स 2014 है, उसमें जो कंडीशन दी गई हैं आपको वो कंडीशन फुलफिल करते हुए अपना ESOP का कंसेप्ट लेकर आना है, राइट। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। रेगुलेटरी एस्पेक्ट सेक्शन 62(2) कवर है। लिस्टेड कंपनी को ये रेगुलेशन कंप्लाई करना पड़ेगा एंड अनलिस्टेड कंपनी को रूल 12 कंप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सो ये हुआ आपका फर्स्ट चार्ट, जिसमें हमने बात की भाई इसका इंट्रोडक्शन की। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है इंट्रोडक्शन का या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एम्प्लॉय शेयर बेस्ड रेगुलेशन बेनिफिट, तो आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट लिखना है और साथ में ये रेगुलेटरी एस्पेक्ट भी लिखना है कि सब अगर मेरी कंपनी अगर लिस्टेड कंपनी है देन वी नीड टू मेक कंप्लाई ऑफ 62(2) अलॉन्ग विद दिस रेगुलेशन। अनलिस्टेड कंपनी है तो हमको सेक्शन 62(2) तो फॉलो करना ही है, साथ में हमको रूल 12 में जो कंडीशन दी गई हैं वो कंडीशन भी कंप्लाई करना है। सो ये हमारा फर्स्ट चार्ट था। सेकंड कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। पूरा का पूरा जो रेगुलेशन है, अब हम सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो कंसेप्ट क्या है आपका, सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2014। बहुत ध्यान से काम का प्रोविज़न, ये पूरा का पूरा रेगुलेशन है इन ऑल ओवरऑल टोटलिटी। इसमें 31 रेगुलेशन है। कितने रेगुलेशन है, 31 रेगुलेशन है। एक बात, ये पूरे के पूरे रेगुलेशन, अच्छा ये रेगुलेशन कब आया है, सबसे इंपॉर्टेंट डेट 28 अक्टूबर 2014 को, राइट। तो ये रेगुलेशन कब आया है, 28 अक्टूबर 2014 को ये रेगुलेशन इफेक्टिव हुआ, इन्फोर्स में हुआ। इन्फोर्स में इफेक्टिवनेस है इसकी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कितने रेगुलेशन है इस रेगुलेशन में, तो लॉ ने बोला है सब 31 रेगुलेशंस आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस सेबी रेगुलेशंस। ये 31 रेगुलेशन 4 चैप्टर में डिवाइडेड है, राइट। सो चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट है एंड इसमें रेगुलेशन 1 एंड 2 कवर है, जो बात करता है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। एंड रेगुलेशन 2 में डेफिनेशंस दी गई हैं, ज़माने भर की आपको डेफिनेशंस दी गई हैं। तो लॉ ने बोला है सब आपको ओवरऑल ये रेगुलेशन 31 रेगुलेशंस नंबर में डिफाइंड है और यहाँ पर कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है, पूरे के पूरे 31 रेगुलेशन 4 चैप्टर में डिवाइडेड है।
चार चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर डील करता है बेसिक से, जिसमें रेगुलेशन 1 एंड 2 है, एंड रेगुलेशन 2 बात करता है डेफिनेशन पार्ट की, रेगुलेशन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन की। नाउ चैप्टर 2 है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 ये मेन जान है इस रेगुलेशन की, राइट। सो चैप्टर 2 बात करता है स्कीम्स, इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रोसेस। 5 तरह की स्कीम्स है, हम नेक्स्ट चार्ट पे देखने वाले हैं। 5 तरह की स्कीम्स है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से पूरे के पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, ये कॉन्सेप्ट दिया है आपको चैप्टर 2 में। एंड चैप्टर 2 में जो रेगुलेशन कवर्ड है वो रेगुलेशन 3 से लेकर 15 तक हमको ध्यान में रखना है, राइट। सो रेगुलेशन नंबर चैप्टर नंबर 2 में रेगुलेशन 3 से स्टार्ट होगा एंड रेगुलेशन 15 तक कवर होगा। रेगुलेशन 3 में क्या कंसेप्ट है यार, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम थ्रू ट्रस्ट। अगर हम ट्रस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, किस तरीके से होगा, इसका जिक्र पूरा का पूरा होल कंसेप्ट रेगुलेशन 3 है, और रेगुलेशन 3 बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एलिजिबिलिटी, कौन कौन एलिजिबल है, कंपनसेशन कमेटी हमको एक फॉर्म करनी पड़ेगी, शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी रेगुलेशन 6 में, क्या तरीका है, कब लेनी है, कैसे लेनी है, ये सारी की सारा डिस्कशन कहाँ है आपका, रेगुलेशन नंबर 6 में। रेगुलेशन नंबर 7 में वेरिएशन ऑफ टर्म्स ऑफ द स्कीम, सब हमने जो स्कीम लॉन्च की थी हम उस स्कीम में कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो लॉ ने बोला उसके लिए आप रेगुलेशन नंबर 7 को पढ़ें। वाइंडिंग अप ऑफ द स्कीम को वाइंड अप करना है, रेगुलेशन 8 में जाएगा। 9 में बोला नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, मतलब हमने कंपनी के शेयर्स ऑफर की हैं ESPS में या ESOS में एक पर्टिकुलर मिस्टर ए को। मिस्टर ए अपने शेयर्स अपने बेटे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, डेथ के बाद होगा, बट इन द लाइफ टाइम वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, या किसी दूसरे एम्प्लॉय को भी वो ऑफ़र ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। मतलब जो हमने ऑफ़र दिया है दैट ऑफ़र कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, दैट डिस्कस इन द रेगुलेशन नंबर 9। 10 में लिस्टिंग की बात की है। 11 में स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय अनलिस्टेड कंपनी के लिए जिक्र है। 12 में कंडीशंस एंड कंप्लाइंस, सर्टिफिकेट ऑफ ऑडिटर, डिस्क्लोजर, अकाउंटिंग पॉलिसीज। सो चैप्टर 2 में रेगुलेशन 3 से लेकर 15 तक ये कंसेप्ट दिया है, राइट। याद रखना चैप्टर 2 इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चैप्टर 2 में था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम्स एंड इट्स प्रोसेस, राइट। चैप्टर 3 में है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक स्कीम। यहाँ पर हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक स्कीम। अब ये जो चैप्टर 3 है ये फर्दर सब डिवाइडेड है 5 पार्ट में, तो पार्ट स्टार्ट होगा A B C D E तक, राइट। तो ओवरऑल जो आपके पास ये चैप्टर 3 है ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है यार, 5 पार्ट में, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट D, पार्ट E। तो ओवरऑल ये चैप्टर 3 जो है डिवाइडेड इनटू 5 सब पार्ट्स। एंड इन पार्ट में आपके रेगुलेशन नंबर 16 से लेकर 27 तक हमको डील करना है, राइट। इसको हम नेक्स्ट चार्ट में देखेंगे डिटेल में क्या क्या है उसमें। चैप्टर नंबर 4 में मिसलिनियस प्रोविजन है, एज सच इतना काम का नहीं है। दिस चैप्टर कंटेन्स रेगुलेशन फ्रॉम 28 टू रेगुलेशन 31। पावर टू रिमूव डिफिकल्टी, स्ट्रिक्ट पावर टू रिलैक्स, strict enforcement of this regulation, directions by the board or action in case of default, and provisions for repeals and saving, right। ये 4 चैप्टर के अलावा एक बीच में इन्होंने एक चैप्टर इंट्रोड्यूस कर दिया था, बट उसका नाम क्या दिया इन्होंने, 3rd A। इसलिए हमने क्या बोला 4 चैप्टर है तो 3rd A बीच में इंट्रोड्यूस किया है। इसमें पावर टू रिलैक्स ये जो कंसेप्ट है, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट टू द रेगुलेशन, कुछ तरह की एग्जम्पशंस दी गई है रेगुलेशन नंबर 27 में, राइट। सो दिए हमारे पास ओवरऑल कंसेप्ट है रेगुलेशन नंबर 1 से लेकर 31 तक। एंड ये पूरा का पूरा रेगुलेशन कितने चैप्टर में डिवाइडेड है यार, 4 चैप्टर में डिवाइडेड है। 3rd A एक चैप्टर और एडिशनल है। आगे चलो, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है बेहद काम का है, इम्प्लीमेंटेशन की बात करता है, राइट। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम्स एंड
प्रोसेस की बात करता है। एंड चैप्टर नंबर 3 है, ये बेहद काम का है, ये बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कीम्स की, राइट। हमने चैप्टर नंबर 3 हमको देखना है कि भाई क्या क्या इसमें कंसेप्ट कवर है। चल अब हम चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो भाई चैप्टर नंबर 3 में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक स्कीम्स का जिक्र है। एंड ये चैप्टर डिवाइडेड है ए से लेकर ई तक। एंड इट कवर्स द रेगुलेशन फ्रॉम रेगुलेशन 16 टू रेगुलेशन 27। नाउ अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ए में क्या है यार, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स ईसॉस कवर है। बी में क्या है आपका ईएसपीएस कवर है। सी में क्या है, पार्ट सी क्या बात करता है, सार्स की स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम्स। डी बात करता है जनरल एम्प्लॉयज बेनिफिट स्कीम जिप्स। एंड ई बात करता है आरबीएस रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम्स, राइट। तो ओवरऑल अगर हम बात करें यार तो हमारे पास जो चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 में रेगुलेशन 16 से लेकर 27 तक कवर है। एंड चैप्टर 3 5 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट डील करता है ईसॉस से, सेकंड पार्ट डील करता है एम्प्लॉयज स्टॉक परचेज स्कीम से, थर्ड पार्ट बात करता है स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स स्कीम से बात करता है। पार्ट डी बात करता है जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम दैट इज कॉल्ड जीईबीएस। एंड पार्ट ई बात करता है रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम्स आरबीएस, राइट। फर्स्ट पॉइंट तो रेगुलेशन नंबर आपका 16 से लेकर 20 तक कवर है ईएसपीएस ईसॉस में। 21 एंड 22 ये देखिए ध्यान से, बहुत काम की चीज़ है। रेगुलेशन 16 से लेकर 27 तक पूरा का पूरा कंसेप्ट पार्ट 3 में कवर है, राइट। चैप्टर 3 में कवर है। बट पार्ट ए में, चैप्टर 3 के पार्ट ए में क्या कवर है हमारे पास, रेगुलेशन नंबर 16 से लेकर 20 तक। एंड यार 16 से लेकर 20 तक ये कहाँ पर जा रहा है, रेगुलेशन 16 में जिक्र है एडमिनिस्ट्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन इस स्कीम का। प्राइसिंग क्या होगी ईसॉस की वो बताया है 17 में। 18 में वेस्टिंग पीरियड है। वेस्टिंग पीरियड मतलब कब तक वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, डेफिनेशन में हम देखने वाले हैं, बट फिर भी फॉर द टाइम बिंग अगर हम बात करें तो वेस्टिंग पीरियड मतलब सब कब तक वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा। 19 में राइट्स ऑफ ऑप्शन होल्डर। 20 में कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर टू एक्सरसाइज ऑप्शन, राइट। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आपका जो चैप्टर 3 है वो चैप्टर 3 5 पार्ट में डिवाइड है। एंड फर्स्ट पार्ट बात करता है ईसॉस की, सेकेंड पार्ट बात करता है ईएसपीएस की। रेगुलेशन नंबर 21 22 कवर है यहाँ पर। एंड 21 में एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंटेशन प्राइसिंग एंड लॉक इन की बात कर रहा है। सार्स का है जिक्र कहाँ पर, रेगुलेशन नंबर 23 24 25 में एडमिनिस्ट्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन वेस्टिंग राइट्स ऑफ सार होल्डर, राइट। पार्ट डी बात करता है, एक ही रेगुलेशन कवर है, रेगुलेशन नंबर 26। एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रेगुलेशन नंबर 27 कवर है, आरबीएस के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम्स, राइट। चलो तो ओवरऑल ये तो हमने जिक्र करा। अभी हमने क्या बात की है, हमने ये बात की कि भाई रेगुलेशन जो है आपका 2014 का ये किस रेगुलेशन में डिवाइडेड है और उस रेगुलेशन में भी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। याद रखना चैप्टर 2 चैप्टर 3 बेहद काम का है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज, और उसी में मेन क्रक्स है, उसी में मेन कॉन्सेप्ट है इसका। चल अब हम बात करें थोड़ी सी आगे जाके, सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2014 में। कब आया था ये हमारे पास रेगुलेशन, 2014 में। द प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन शेल अप्लाई टू द फॉलोइंग स्कीम्स। कितनी स्कीम्स हैं यार, पहली स्कीम, सेकेंड स्कीम, थर्ड स्कीम, फोर्थ स्कीम, 5 स्कीम। तो कुल मिला के ये 3 स्कीम हम नेक्स्ट चार्ट में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर तो इस वाले चार्ट में हम ये 2 स्कीम्स की बात करने वाले हैं। और सबसे पहली स्कीम कौन सी है यार, ईसॉप की, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम। मीन्स अ स्कीम under which a company grants
स्टॉक ऑप्शन चाहे तो आपने डायरेक्टली दिया या किसी ट्रस्ट बनाकर फिर आपने ऑफर किया है एम्प्लॉय को, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। इट इज़ द ऑप्शन गिवन टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ ए कंपनी एंड ये ऑप्शन बेनिफिट देता है एम्प्लॉयज़ को या कोई राइट देता है टू परचेज और सब्सक्राइब एट अ फ्यूचर डेट द सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय द कंपनी एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। याद रखना, और ये प्री डिटरमाइंड प्राइस डिस्काउंटेड प्राइस होगी। फॉर एग्जाम्पल, बाटा लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, उसने अपने एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन दिया है कि भाई आप शेयर सब्सक्राइब करो, 1000 शेयर सब्सक्राइब करो 500 रुपये में, जबकि इसकी मार्केट प्राइस क्या चल रही है 1400 रुपये, 1400। एम्प्लॉय कैन एक्सरसाइज सच राइट आफ्टर 2 ईयर्स। एम्प्लॉय क्या करेगा, ये राइट को एक्सरसाइज करेगा आफ्टर 2 ईयर्स। इफ़ आफ्टर मतलब हम 2 साल उससे काम करवाना चाहते हैं, हम उससे रिकवर कर लेंगे ये बेनिफिट से ज़्यादा अमाउंट, राइट। आफ्टर 2 ईयर्स प्राइस ऑफ द शेयर्स इज़ 1800। प्राइस कितनी है यार, 1800 रुपीज़। तो ओवरऑल बेनिफिट कितना हुआ बंदे को। द एम्प्लॉय विल एक्सरसाइज द ऑप्शन, और एम्प्लॉय को आज हमने प्राइस डिटरमाइन करी 500, एम्प्लॉय लेगा कब, फ्यूचर डेट पे 2 साल के बाद, तो वो 1000 शेयर 500 रुपये में ले सकता है। हम मान रहे हैं कि उसने 1800 में कर दिया एक्सरसाइज, तो ओवरऑल 1800 1800 माइनस 500 बंदे को कितना बेनिफिट, मल्टीप्लाई बाय 1000 शेयर 13 लाख रुपीज़ का बेनिफिट हुआ उसको। 1300 रुपये मल्टीप्लाई बाय 1000 शेयर। इफ़ आफ्टर 2 ईयर प्राइस ऑफ द शेयर इज़ 400, तो एम्प्लॉय वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑप्शन देता है ना कि कोई ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है, राइट। ये जो कंसेप्ट है आपका, ये क्या देता है यार, ऑप्शन, कि भाई तेरे को लेना हो ले, नहीं लेना हो मत ले। 2 साल 3 साल के बाद वेस्टिंग पीरियड एक्साइज प्राइस जब आएगी, उस टाइम पर अगर प्राइस नीचे हो गई तो उसको कोई एज सच फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। टाइम का जो लॉस हुआ वो अलग बात है, बट फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो ऑप्शन एक्साइज ही नहीं करेगा। चलो नेक्स्ट है हमारे पास सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पर हमारे पास 5 तरह की स्कीम्स हैं। पहली क्या है स्कीम है यार, सॉरी थर्ड स्कीम क्या है, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। बहुत ध्यान से, पहली ईसॉप देखा, सेकंड ईएसपीएस देखा, थर्ड क्या है एसएआर। इस स्कीम में एम्प्लॉयज़ को कोई भी हम शेयर्स नहीं देते, ना ही उसको कोई शेयर्स एक्वायर करने हैं, बट हमने आज ऑफ़र करा 2 साल बाद अगर वो शेयर में इंक्रीज़ हुआ, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, अगर उस स्टॉक में कोई एप्रिसिएशन हुआ, 500 रुपये का शेयर 800 रुपये पहुँच गया, तो वो 300 रुपये में बेनिफिट लेगा। ये कंसेप्ट ये बात करता है, राइट। बहुत ध्यान से, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट आर एडिशनल कंपनसेशन गिविंग टू एम्प्लॉयज़ that are based on any, जो compensation किस पर based है, on any increase in the price of company stock over a predetermined period of time। तो जो प्राइस में चेंज होगा, जो प्लस होगा आपका प्राइस में, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट व्हेन द स्टॉक इज राइजेस। कब बेनिफिट है यार, जब वो राइज होगा, जब डिक्लाइन होगा तो कोई लॉस नहीं है, अनअफेक्टेड है, राइट। बेनिफिट ऑप्शन SAR can improve upon the stock option concept since there is no requirement for employees to pay for the एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द स्टॉक। बेसिकली ये क्या कर रहा है साहब, यहाँ पर आपको कोई 500 रुपये में, जैसे हमने देखा था ना, आपको ई स्टॉक में 500 रुपीज़ तो पे करना ही है अगर वो बेनिफिट लेना है। अंडर दिस SAR ये ओवर एंड अबव है उस कंसेप्ट से, और इसमें क्या बोल रहा है कि आपको कोई शेयर्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो सिंपल क्या करना है यार, जो भी एप्रिसिएशन होगा वो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। दी पे आउट अंडर SAR प्लान, पे आउट मतलब जो एम्प्लॉय को पैसा मिलेगा, डेट इज कॉल्ड पे आउट। द पे आउट अंडर अ SAR प्लान आर यूजुअली इन कैश, दो द प्लान कैन बी रिकॉन्फिगर्ड टू अलाउ फॉर पेमेंट इन स्टॉक। स्टॉक मतलब शेयर्स में। एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय इज ग्रांटेड 1000 SAR। हमने आपको कितने SAR दिए या 1000 दिए, विच कवर्स एनी एप्रिसिएशन इन द स्टॉक मार्केट प्राइस ओवर द नेक्स्ट 3 साल में जो भी इंक्रीज होगा उस पर आपको बेनिफिट मिल जाएगा।
सपोज करंट प्राइस इज 225 पर शेयर और बाद में प्राइस 250 रुपये हो जाती है, तो 25 रुपये 3 साल का बेनिफिट, मतलब आपको 25,000 रुपीज़ मिल जाएगा। फोर्थ स्कीम है जो बात करता है जनरल बेनिफिट एम्प्लॉय स्कीम, और फिफ्थ स्कीम बात कर रहा है रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, राइट। फोर्थ स्कीम की बात करें, मीन्स एनी स्कीम ऑफ कंपनी फ्रेम्ड, कंपनी ने इस रेगुलेशन 2014 के हिसाब से कोई स्कीम को फ्रेम किया, डीलिंग इन शेयर्स ऑफ द कंपनी और द शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड होल्डिंग कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ, आप उन शेयर से डील कर रहे हैं, पहला पॉइंट एम्प्लॉय वेलफेयर इंक्लूडिंग हेल्थ केयर बेनिफिट्स दे रहे हैं एम्प्लॉय को, हॉस्पिटल केयर और बेनिफिट्स इन केस ऑफ सिकनेस, एक्सीडेंट, डिसेबिलिटी, डेथ, स्कॉलरशिप फंड या और कोई बेनिफिट दे रहा है कंपनी, तो वो स्कीम क्या है आपका जनरल एम्प्लॉयज़ बेनिफिट स्कीम, कि आपको हम डायरेक्टली कैश नहीं दे रहे हैं बट आपको जो जनरल एक्टिविटी में इनमें हम आपको हेल्प करेंगे, राइट। तभी नाम क्या है इसका, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम्स। एक और है आरबीएस, आरबीएस स्टैंड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम्स, मीन्स अ स्कीम ऑफ अ कंपनी फ्रेम्ड इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन dealing in shares of the company or the shares of a listed holding company for providing retirement benefits to the employees subject to the compliance with existing rules or regulation as applicable under law relevant to the retirement benefits in India, right। तो लॉ ने बोला है सब रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए जो स्कीम चल रही है आपको उसके तहत बेनिफिट मिलेगा, तो लॉ ने बोला ये कंसेप्ट कौन सा है आपका, आरबीएस का। तो ओवरऑल हमने क्या देखा है, हमने देखा भाई इंट्रोडक्शन पार्ट, हमने देखा है कितने रेगुलेशन है, 31 रेगुलेशन है जो डिवाइडेड है कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में, सॉरी 4 चैप्टर में, चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड एक और चैप्टर था बीच में, थर्ड ए, राइट। फिर जो आपका चैप्टर थर्ड है वो फर्दर डिवाइडेड है 5 सब पार्ट में, ABCDE, और वो ये 5 स्कीम से डील करता है, राइट। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एप्लीकेबिलिटी एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2014। The provision of these regulation shall apply to any company whose share are listed on a recognized stock exchange in India and has a scheme regulation number, कौन सा लगेगा यार, रेगुलेशन नंबर 1 सब रेगुलेशन 4 किस किस के ऊपर एप्लीकेबिलिटी है, फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉय, हम डायरेक्टली बेनिफिट देंगे मतलब शेयर प्राइस इंक्रीज होगी, इनडायरेक्टली देंगे हेल्थ केयर वगैरह से, involving dealing in or subscribing to or purchasing securities of a company directly and indirectly and satisfying directly and indirectly any one of the following condition. First point, such a scheme is set up by the company or by any other company in its group, कंपनी ने सेटअप की है या उसकी ग्रुप कंपनी ने सेटअप की है, होल्डिंग सब्सिडी वगैरह। The scheme is funded or guaranteed by the company or any other company in its group, पहला सेटअप की है, सेकंड फंडेड पैसा जो लगाया वो इन्वॉल्व किसने किया, कंपनी ने या ग्रुप कंपनी ने। द स्कीम इज कंट्रोल्ड और मैनेज बाय द कंपनी और ग्रुप ऑफ कंपनी, तो पहला पॉइंट है सेटअप किसने करा, पैसा कौन देगा और मैनेज कौन करेगा, ये तीनों पॉइंट में कंपनी करेगी जो दे रही है बेनिफिट या उसकी ग्रुप कंपनी भी करे तो भी हम वैलिड कंप्लाइंस मानेंगे। तो ये है एप्लीकेबिलिटी पार्ट 1.4 में। एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी पार्ट में 1.5 एंड 6 की बात करें, दिस रेगुलेशन शैल नॉट अप्लाई टू शेयर्स इशूड टू एम्प्लॉय इन कंप्लाइंस विद द प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एज पर सेबी ICDR रेगुलेशन 2009 जो अब 2018 हो गया है। The provision pertaining to preferential allotment as specified in सेबी ICDR रेगुलेशन, सभी इस रेगुलेशन में आज भी सेबी ICDR रेगुलेशन 2009 ही कवर है, आप चाहें तो एग्ज़ाम में 2018 का जिक्र लिख सकते हैं। द प्रोविज़न pertaining to preferential allotment specified in the सेबी ICDR रेगुलेशन 2009 shall not be applicable in case
कंपनी इशूइंग शेयर्स, अगर इसका कंप्लायंस करने के लिए कंपनी कोई नए शेयर्स इशू कर रही है तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल एप्लीकेबल नॉन एप्लीकेबल वाला कंसेप्ट है, रेगुलेशन 14 या रेगुलेशन 156 में कवर है कंसेप्ट। चलो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें। सब डेफिनेशन पार्ट, ढेर सारी डेफिनेशन है और रेगुलेशन 2(1), रेगुलेशन 2, सब रेगुलेशन 1 और क्लॉज ए में एप्रिसिएशन की डेफिनेशन है। बहुत ध्यान से, अलग अलग डेफिनेशन है, छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं। एप्रिसिएशन का मतलब क्या? अरे भाई किसी भी चीज़ में एप्रिसिएशन निकालना है तो हम क्या करेंगे यार, मार्केट प्राइस जो थी और आज की जो प्राइस है अगर ये ऊपर है दैट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन। अरे भाई लैंड एंड बिल्डिंग में भी एप्रिसिएशन ऐसे निकालते हैं हमने कब खरीदी थी, आज क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, हमारी ज़मीन की वैल्यू बढ़ चुकी है, लैंड की वैल्यू बढ़ चुकी है। यही कंसेप्ट है एप्रिसिएशन का। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ SAR और वेस्टिंग ऑफ SAR एंड दी SAR प्राइस। ये हुआ अलॉटमेंट के टाइम पे जब हमने वो आपको अलॉटमेंट किया था, और ये हुआ जब हम वो चीज़ हम एक्चुअल में 2 साल 3 साल बाद वो हम राइट ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सरसाइज प्राइस्ड। तो ये जो डिफरेंस हुआ इन दोनों के बीच में, इसको हम क्या बोलेंगे यार, एप्रिसिएशन, अगर पॉजिटिव होता है तो। अच्छा, एक टर्म यूज़ करा गया है वेस्टिंग। अब वेस्टिंग की डेफिनेशन है जो कहाँ डिफाइंड है, रेगुलेशन 2(1)ZI। अरे भाई ये रेगुलेशन तो कॉमन चलेगा ना सब में। रेगुलेशन 2(1) में डेफिनेशन है और ये ZI इसका सेक्शन हो गया। ZI राइट मीन्स द प्रोसेस बाय विच एम्प्लॉयज बिकम एंटाइटल्ड to receive the benefit of grant made to him under any scheme। so vesting मतलब आपको वो लेने का अधिकार हो गया। फॉर एग्जाम्पल हमने एम्प्लॉय को बोला भाई तू मेरी कंपनी में अगर 3 साल काम करेगा तो तेरे को हम 1000 शेयर देंगे 500 रुपये के हिसाब से। 3 साल काम करा तो ही वो एलिजिबल है, दैट इज कॉल्ड वेस्टिंग। तो वेस्टिंग मीन्स द प्रोसेस 3 साल का बाय विच एम्प्लॉय बिकम्स एंटाइटल्ड टू रिसीव द बेनिफिट ऑफ ग्रांट मेड टू हिम अंडर एनी स्कीम। चल ये तो डेफिनेशन थी। 2 डेफिनेशन की बात करी, एप्रिसिएशन और सेकंड। अच्छा एप्रिसिएशन, 1 मिनट, ये ए वो वाला ABCD वाला नहीं है, ये इसका सेक्शन नंबर है राइट। तो इसका ओवरऑल सेक्शन नंबर क्या हुआ यार, इनफैक्ट रेगुलेशन नंबर 2(1)A, इसका रेगुलेशन नंबर क्या हुआ 2(1)ZI। चलो सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, और डेफिनेशन ये बात करती है एम्प्लॉय की राइट। कम से कम हमको इस कॉन्सेप्ट में 20-25 प्लस डेफिनेशंस पढ़नी है और बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन राइट। एम्प्लॉय का मतलब क्या भाई, कौन कौन एम्प्लॉय कवर होगा, तो एम्प्लॉय का कंसेप्ट जो है वो रेगुलेशन नंबर 2(1)F में डिफाइंड है राइट। फर्स्ट पॉइंट, अ परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी हु हैज़ बीन वर्किंग इन इंडिया आउटसाइड इंडिया। उसको हम क्या बोलेंगे भाई, आप कौन हो, जो कंपनी के मास्टर रूल में है मेंशन, जो कंपनी का फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट परमानेंट एम्प्लॉय है, कंपनी के पेरोल पे काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू नहीं आया, उस पर्सन को हम एम्प्लॉय बोलेंगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, कोई भी कंपनी का डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अगर कंपनी के डायरेक्टर हो आपको ESOP लेने का राइट है, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं है। और भाई ये बात यहाँ पर क्यों लिखी है, क्योंकि सेक्शन 149 सब सेक्शन 4 में साफ साफ बोला गया है कि भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज़ ओनली एलिजिबल टू रिसीव रेम्यूनरेशन और रिइंबर्समेंट ऑफ हिज एक्सपेंसेस, बट ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी स्टॉक ऑप्शन। तो लॉ ने यहाँ पर डेफिनेशन में क्या बोला, हर डायरेक्टर कवर है, हर डायरेक्टर को राइट है ये कंसेप्ट लेने का, ESOP, ESOS, SAR वगैरह
जो भी इस रेगुलेशन में है वो आपको लेने का अधिकार है, बट किसको नहीं है राइट? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्योंकि सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 में जो क्वालिफिकेशन है या 4 में जो एप्लीकेबिलिटी पार्ट है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, उसमें साफ साफ लिखा है कि भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज नॉट एट ऑल एलिजिबल टू रिसीव स्टॉक ऑप्शंस। थर्ड पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट, एन एम्प्लॉय इज डिफाइंड इन क्लॉज 1 जो हमने अभी बात करी, या 2 ऑफ द सब्सिडरी, इसमें या इसमें वो सब्सिडरी इन इंडिया में है, होल्डिंग आउटसाइड इंडिया है, और ऑफ अ सब्सिडी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी ऑफ अ कंपनी, बट डज नॉट इंक्लूड, किसको शामिल नहीं करा इसमें भी? द एम्प्लॉय हु इज़ अ प्रमोटर और अ पर्सन बिलोंगिंग टू द प्रमोटर ग्रुप, उसको शामिल नहीं करा हमने, एक बात। बी, अ डायरेक्टर हु इधर हिमसेल्फ और थ्रू हिज रिलेटिव, मतलब डायरेक्टर खुद और डायरेक्टर प्लस रिलेटिव और थ्रू एनी बॉडी कॉर्पोरेट, या डायरेक्टर प्लस एनी बॉडी कॉर्पोरेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होल्ड मोर देन 10%, याद रखना अगर 10% तक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोर देन 10%, लॉ में क्या बोला यार? मोर देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, मतलब डायरेक्टर, ये डायरेक्टर अपने रिलेटिव के साथ मिलकर, ये डायरेक्टर किसी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ मिलकर, अगर उसकी होल्डिंग कंपनी में कितनी है यार? मोर देन 10%, एग्जैक्ट 10% है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं है, ही इज़ एंटाइटल्ड फॉर ESOP, ESPS, SAR, GBS, RBS, राइट। बट इन केस अगर मोर देन 10% है तो वो पर्सन क्वालिफाइड नहीं है। चल नेक्स्ट डेफिनेशन का सेट है वो बात करता है एक्सरसाइज की, राइट। सेकंड चार्ट डेफिनेशंस का, एक्सरसाइज मतलब क्या? अरे भाई आज ऑप्शन दिया, 2 साल बाद आप उस ऑप्शन के लिए एलिजिबल हैं, तो 2 साल बाद के टाइम पीरियड को, 2 साल बाद की प्राइस को, 2 साल बाद के डेट को हम क्या बोलेंगे? एक्सरसाइज डेट, एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज पीरियड, राइट। मेकिंग ऑफ एन एप्लीकेशन बाय द एम्प्लॉय टू द कंपनी और टू अ ट्रस्ट फॉर इशू ऑफ शेयर्स और फॉर एप्रिसिएशन इन एनी फॉर्म एज द केस, में भी 2 साल के बाद वो व्यक्ति अप्लाई लगाएगा कि सर आज मैं शेयर लेने के लिए राइट है। अगेंस्ट वेस्टेड ऑप्शंस और वेस्टेड SAR इन पर्सन्स ऑफ द स्कीम कवर्ड अंडर पार्ट A, पार्ट C ऑफ चैप्टर 3 ऑफ द रेगुलेशन। अरे भाई पार्ट A किस चीज़ की बात करता है? ESOP की। पार्ट C बात करता है SAR ऑफ चैप्टर 3, हमने बात करी है। एक्सरसाइज पीरियड डेफिनेशन, ये सेक्शन नंबर है IJ 21I 21J। द टाइम पीरियड आफ्टर विजिटिंग विद इन विच एन एम्प्लॉय शुड एक्सरसाइज हिज राइट टू अप्लाई फॉर शेयर अगेंस्ट द वेस्टेड ऑप्शन और एप्रिसिएशन अगेंस्ट वेस्टेड SAR इन पर्सन्स ऑफ पार्ट A एंड C। फिर से वही कंसेप्ट है यार, ESOP एंड SAR of chapter 3 of the regulation as applicable। एक्सरसाइज प्राइस मतलब कौन सी प्राइस पर आप लोगे? मीन्स द प्राइस इफ एनी पेबल बाय द एम्प्लॉय, हमारे एग्जाम्पल में 500 रुपये, फॉर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन और SAR ग्रांटेड टू हिम इन पर्सन्स ऑफ द स्कीम पार्ट A एंड पार्ट C ऑफ द चैप्टर, सेम कॉन्सेप्ट ESOP एंड SAR। ग्रांट की डेफिनेशन 21M में दी गई है। मीन्स द प्रोसेस बाय विच कंपनी इशू ऑप्शंस, SAR, शेयर्स या और कोई बेनिफिट हम आपको दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रांट। और ग्रांट डेट जिस तारीख को दे रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रांट डेट। मीन्स द डेट ऑन विच कंपनसेशन कमिटी अप्रूव दी ग्रांट, और आपको उसका मिल जाएगा तो वो डेट क्या हुई मेरी? ग्रांट डेट। डेफिनेशन रेगुलेशन 21 में है ग्रुप। ग्रुप की डेफिनेशन बेहद काम की है। मीन्स 2 or more companies which directly indirectly are in a position to exercise 26% or more of the voting rights in the other company। अगर आप 26% राइट, इनफैक्ट मोर देन 26% या मोर देन मीन्स 26% एक्सरसाइज कर रहा है तो भी हम क्या बोलेंगे आपको सबको मिलाकर? ग्रुप।
अपॉइंट मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स ऑफ द BOD इन दी अदर कंपनी, मतलब आपको डायरेक्टर अधिकार करने का, अपॉइंट करने का राइट है, वो भी मोर देन 50%, मेजॉरिटी कंट्रोल आपका है। या कंट्रोल द मैनेजमेंट और अफेयर्स ऑफ द अदर कंपनी, मीन्स आप सब्सिडरी बना लिया आपने, राइट। ये डेफिनेशन काय की है? ग्रुप की। कहाँ डिफाइंड है? 2(1)O में। मार्केट प्राइस 2(1)R में है। The latest available closing price on a recognized stock exchange on which the shares of the company are listed on a date immediately prior to the relevant date, इसको हम क्या बोलेंगे? आपका मार्केट प्राइस। Explanation: if such shares are listed on more than one stock exchange, then the closing price on the stock exchange, अगर मेरा शेयर एक से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है तो फिर हमको वॉल्यूम चेक करना है, राइट। जहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम है वो मार्केट प्राइस मेरी प्राइस होगी। ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट 2(1)S में डिफाइंड है। ऑप्शंस मीन्स द ऑप्शन गिवन टू एन एम्प्लॉय विच गिव्स हिम अ राइट टू परचेज और सब्सक्राइब्ड एट अ फ्यूचर डेट द शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। तो हम क्या बोलेंगे? इसको ऑप्शन है। हमने ऑप्शन दिया किसको? एम्प्लॉय को, कि भाई आपको राइट टू परचेज है और सब्सक्राइब है फ्यूचर डेट पर एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। ऑब्लिगेशन नहीं है, सिर्फ ऑप्शन है। ऑप्शन ग्रांटी मीन्स अ एम्प्लॉय हैविंग अ राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू एक्सरसाइज एन ऑप्शन इन पर्सन्स ऑफ ESOS। तो हम क्या बोलेंगे? इस एम्प्लॉय को ऑप्शन ग्रांटी। चले भाई, छोटी छोटी सी डेफिनेशन। रेलिवेंट डेट की डेफिनेशन। रेलिवेंट डेट मीन्स इन केस ऑफ ग्रांट, इन केस ऑफ एक्सरसाइज। ग्रांट मतलब 2 साल पहले, एक्सरसाइज मतलब 2 साल बाद राइट मिल रहा है। द डेट ऑफ मीटिंग ऑफ कंपनसेशन कमेटी ऑन विच द ग्रांट डेट, वो डेट क्या होगी मेरी? रेलिवेंट डेट। और इन केस ऑफ एक्सरसाइज द डेट ऑन विच द नोटिस ऑफ द एक्सरसाइज इज गिवन टू द कंपनी और टू द ट्रस्ट बाय द एम्प्लॉय, वो डेट क्या होगी मेरे लिए? रेलिवेंट डेट। SAR ग्रांटी मीन जिसको, वो एम्प्लॉय जिसको SAR दिया गया उसको हम क्या बोलेंगे? SAR ग्रांटी। SAR प्राइस मतलब द बेस प्राइस डिफाइंड ऑन द ग्रांट डेट ऑफ SAR। हम डे 1 पे जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अरे भाई 500 रुपये का शेयर है, 800 रुपये जाएगा, तो 500 रुपये आज हम बात कर रहे हैं कि भाई इससे ऊपर जाएगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये क्या होगी मेरी? SAR प्राइस, बेस प्राइस। फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग एप्रिसिएशन। स्कीम मीन्स अ स्कीम ऑफ अ कंपनी प्रपोजिंग टू प्रोवाइड शेयर बेस्ड बेनिफिट्स टू हिज एम्प्लॉयज which may be implemented, administered directly by such company or through a trust or in accordance with the regulation। इसको हम क्या बोलेंगे? स्कीम्स। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सेकेंडरी एक्विजिशन। कहाँ डिफाइंड है यार? रेगुलेशन 2(1)ZC मीन्स हम एग्जिस्टिंग शेयर्स को RSE से रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से ले रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे यार? सेकेंडरी एक्विजिशन। शेयर्स मतलब इक्विटी शेयर्स या ADR, GDR, कन्वर्टेबल शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर, सबको हमने शामिल किया यहाँ पर। ट्रस्ट मतलब जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में बना है उसको हमने ट्रस्ट बोला है। हमने बोला ना बार बार ट्रस्ट, तो वहाँ ट्रस्ट बनेगा एक। ट्रस्टी मतलब जो ट्रस्टी हैं उस ट्रस्ट के, उनको हम ट्रस्टी बोलेंगे। एंड वेस्टिंग पीरियड मीन्स द पीरियड ड्यूरिंग विच द वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन SAR बेनिफिट ग्रांटेड अंडर एनी स्कीम टेक्स प्लेस, राइट। उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे, राइट। तो ये चीज़ हमारे लिए बेहद काम की है।